हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम 8 जनवरी की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें कौन-कौन सी हैं। आज हमारी 5 मेन न्यूज़ होंगी, उसमें से पहली है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनसे अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे और उसका महत्व क्या है वास्तव में, क्यों क्या क्या दिक्कत हो सकती है आगे। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को लेके कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए, उनके बारे में बात करेंगे। भारत जो है 2026 में ब्रिक्स जो है उसका अध्यक्ष बनेगा और भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित होगा। जो 2025 का हुआ था, वो हुआ था ब्राज़ील में। अब भारत के पास उसकी प्रेसिडेंसी आ गई, तो इसके बारे में बात करेंगे ब्रिक्स क्या है। मसौदा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 जो एक ड्राफ्ट बनाया गया था कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का, उसके बारे में सरकार ने बोला है कि पब्लिक से सजेशंस माँगे हैं कि आप हमें सजेशंस दीजिए। अगला है वनीकरण के लिए प्रतिपूरक वनीकरण लागू नहीं होगा। मतलब एक कैंपा एक्ट आई थी सरकार 2016 में, उसमें कुछ चेंज किए गए हैं हल्के से, उनके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये। साथ-साथ में कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जैसे कि हो गया बायोमटेरियल, जीडीपी के अग्रिम अनुमान, ट्राई के बारे में, बायोबिटुमिनस, आईसीजीएस समुद्री प्रताप क्या है, खान सुरक्षा महानिदेशालय चांदी और एक सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा लिंकेस्टिन लिंक टेस्टिटिन, ठीक है। मतलब एक यूरोप की कंट्री है, उसके बारे में बात करेंगे, इसकी राजधानी है वादुच। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका का हटना। देखिए ये कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में तो आप खुद भी समझ गए होंगे। आए दिन हम उनके बारे में न्यूज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अब उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका जो है वो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे बाहर निकल जाएगा, ऐसा उन्होंने एक साइन किया है। और जो 66 है, अमेरिकी एजेंसियाँ और विभाग जो है वो 35 जो है, वो तो नॉन यूएनओ संगठन है और 31 जो है, वो यूएन है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके कहीं न कहीं उनसे शामिल है, तो वो संगठन है। अब उनको ये बोला कि उनमें भागीदारी कोई नहीं होगी अमेरिका की, साथ-साथ में बोला कि वित्त पोषण भी जो है उसको नहीं दिया जाएगा, उन एजेंसीज़ को बिल्कुल भी ना। अमेरिका ने ये बोला कि जो एजेंसियाँ हैं वो कहीं न कहीं अमेरिका के जो राष्ट्रीय हित है, सुरक्षा है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, आर्थिक समृद्धि है, उन सबको नुकसान पहुँचाती है। इसकी वजह से हम इन संगठन से बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका कुछ संगठनों से बाहर निकल चुका है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता जो हुआ था 2025 में 2015 में, उससे बाहर निकल चुका है। डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल चुका है। यूनेस्को जो है उससे बाहर निकल चुका है। तो अब अमेरिका जो है और भी संगठनों से बाहर निकल रहा है। अब कुछ प्रमुख संगठन जिनसे अमेरिका हट रहा है उनके बारे में देखें, तो संयुक्त राष्ट्र के संगठन जो है प्रमुख उनकी बात करें तो यूएनएफसीसीसी जो है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधित चीज़ों को देखता है और कोप के जो सम्मेलन होते हैं जनरली ये आयोजित करवाता है, तो उससे हट रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाक जो है उससे भी हट रहा है। अगला ये हो गया शांति निर्माण आयोग है, उससे हट रहा है। और आईपीसीसी जो कि जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल है, उससे भी अमेरिका बाहर आ रहा है। तो ये तो हो गया आपके संयुक्त राष्ट्र के संगठन। संयुक्त राष्ट्र के बाहर जिन संगठनों से अमेरिका हट रहा है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच जो है उससे अमेरिका हट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि भारत के नेतृत्व में 2015 में शुरू हुआ था, उससे भी अमेरिका हट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन जो कि रेड लिस्ट जारी करता है विभिन्न प्रजातियों की, उससे भी हट रहा है। 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट जो है उससे भी अमेरिका हट रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्री में कभी पूछ ले तो कि अमेरिका इसका मेंबर है या नहीं है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के हटने के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। देखिए पहला क्या है, अमेरिका जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते से हट चुका है, आईयूसीएन से हट रहा है और भी जो महत्वपूर्ण संगठन है जलवायु परिवर्तन संबंधित यूएनएफसीसी ट्रिपल एफसी है ना, ट्रिपल सी उससे भी हट रहा है। तो अब ये होगा कि जल ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए लेके जो वैश्विक प्रयास है वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, क्योंकि बाकी देश भी ये बोल सकते हैं कि अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। तो कहीं न कहीं जो अन्य देश पे अपनी प्रतिबद्धताएँ जो हैं और कार्रवाई करने में कठिनाई का उनको बहाना मिल सकता है कि अमेरिका नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करने वाले, है ना? अगला हो गया बहुपक्षवाद का विखंडन यानी कि मल्टीलैटरलिज़्म जो है। अब अमेरिका अगर हट रहा है तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस के लिए जो शासन व्यवस्था बनाई गई थी, कुछ संगठन बनाए गए थे, तो कहीं न कहीं उससे कमज़ोर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था कमज़ोर हो रही है और विभिन्न देशों के बीच में इसको लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी। और विश्व जो है वो संरक्षणवाद या छोटे जो क्षेत्रीय गुट है उसमें एक तरह से बदल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संरचना बनाई गई थी, उससे अगर अमेरिका पीछे हट रहा है तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय गुट बनेंगे और विभिन्न देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो सकती है। अगला है विकास में बाधा, वो कैसे? अमेरिका देखिए बहुत सारे जो संगठन है उनको ह्यूमैनिटेरियन मदद दिया करता था।
संगठनों को मदद दिया था, संगठन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन काम किया करते थे। अब ये हो गया, अब अमेरिका अगर पीछे हट रहा है तो उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। अब फंडिंग नहीं मिलेगी तो मानवीय, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास सहायता जो है उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पे कुपोषण की स्थिति है या फिर गृह युद्ध चल रहा है, तो वहां पर जैसे रेड क्रॉस काम करता है, रेड क्रॉस जो है उसने गाजा में बहुत काम किया, तो अमेरिका ऐसे संगठनों को मदद दिया करता है। अब मदद नहीं देगा तो वो जो कार्य करते हैं वो प्रभावित हो। अगला क्या, वैश्विक शांति। अब शांति निर्माण आयोग जो है उससे अमेरिका पीछे हट गया, तो कहीं ना कहीं अब वैश्विक शांति की अगर कहीं बात आएगी तो जो अशांत क्षेत्र है जैसे अफ्रीका और कैरेबियन में जो शांति के प्रयास चल रहे हैं ऑलरेडी वर्ल्ड स्तर पर, वो बाधित हो सकते हैं। तो अमेरिका के पीछे हटने से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, 2016 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति शायद पहली बार बने थे, तब उन्होंने यूनेस्को से हट गए थे और 2016-17 के एग्जाम में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था। तो अब ये ओवरऑल करके एक सवाल पूछा जा सकता है कि कैसे जो विश्व है वो मल्टीलेटरिज्म से पीछे जा रहा है, ये ग्लोबल गवर्नेंस के जो संस्थान है वो कैसे कमजोर हो रहे हैं। तो नजर बना के रखिएगा, अगर इसके ऊपर और भी चीजें आती है तो। आगे देखते हैं जनगणना 2027। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये बोला कि प्रथम चरण जो होगा जिसमें मकान जो है वो सूचीकरण किए जाएंगे। मकानों की गणना एक तरह से की जाएगी, मकानों का सूचीकरण मतलब मकानों की सूची बनाई जाएगी। तो ये जो अभियान होगा वो अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 के बीच में सभी राज्यों और संघराज्य जो यूटीज है वहां किया जाएगा। द्वितीय चरण जो है जिसमें जनगणना की जाएगी, मुख्य गणना फरवरी 2027 के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि फरवरी 2027 में लोगों की गणना की जाएगी। अब क्या है, यूटीज लद्दाख और संघराज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर जो है वहां पे जहाँ पे बर्फबारी होती है और गैर समकालीन क्षेत्रों जैसे कुछ और क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इलाकों में जनसंख्या, मतलब ये बोला गया है कि जहां पर बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि फरवरी 2027 में जनगणना करना पॉसिबल नहीं होगा कुछ बर्फबारी वाले इलाकों में। तो बोला कि वहां जो काम है हम सितंबर 2026 में ही पूरा कर लेंगे, 2000 फरवरी 2027 के लिए नहीं छोड़ेंगे ऐसे दुर्गम एरिया में, है ना। अगला है, मेनली देखिए प्रीलिम्स के काम की न्यूज़ है, मेंस का इसमें कुछ खास नहीं है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, मतलब जो जनगणना के जो अधिकारी होंगे वो मुख्य रूप से एक मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। ऐतिहासिक जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना जो पहली बार भारत में 1931 में हुई थी, अब इस 2027 में जो जनगणना हो रही है इसमें विभिन्न जातियों का आंकड़ा निकाला जाएगा, हर प्रकार की जातियों, केवल एसटी एससी नहीं, बाकी और भी जो जातियां हैं उसमें सभी समुदायों का जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। और स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रही है, क्योंकि 1931 में जो हुआ था वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। डिजिटल विशेषताएं क्या है, मतलब डिजिटल जनगणना हो रही तो क्या है, जैसे कि सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल क्या है। सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल मतलब मैं खुद उस पोर्टल पे गया, कुछ क्वेश्चन है उनका मैंने आंसर दिया और मैं अपने आप को प्रश्नावली भर सकता हूँ। तो ये कि स्व प्रगणना पोर्टल, मैं खुद अपनी जनगणना में शामिल हो सकता हूँ। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, मतलब जनगणना का जो प्रबंधन है और उसकी निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किए जाएंगे, जैसे कि डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षक, जिला अधिकारी और जनगणना अधिकारी की प्रगति पर निर्भर रखेंगे, मतलब जो भी ऑब्जर्वर होंगे वो डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जो भी ग्राउंड लेवल पर अधिकारी काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखेंगे, देखेंगे। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर्स, ये एक उपग्रह आधारित और वेब मैपिंग एप्लीकेशन है। यह प्रभारी अधिकारी को सटीक डिजिटल गणना ब्लॉक्स बनाने में सहायता करेगा। मतलब ये है कि एक उपग्रह आधारित वेब प्रणाली बनाएगी तो एक क्लस्टर के हिसाब से अधिकारियों को एक तरह से डिजिटल डाटा प्रोवाइड बेहतर तरीके से कर पाएगा। याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेनली प्री के काम का ही है ना। सेवा के रूप में जनगणना, सेंसस एज ए सर्विस, सास, यह मंत्रालयों को साक्ष्य आधारित नीतिगत नियोजन के लिए एक स्वच्छ मशीन और पठनीय और खोजन, मतलब जैसे जनगणना के जो आंकड़े आएंगे, फाइनल आंकड़े आएंगे, तो उसमें फिर ये पता लगेगा कि हमारे देश में कौन सी जातियां कितनी ज्यादा है, किसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, तो फिर उनके लिए डेडिकेटेड कुछ काम शुरू किया सके। तो मंत्रालय और विभाग जो होंगे उनके पास साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के कुछ ठोस प्रमाण हो। तो ये ध्यान रखिएगा आपके भारत की पहली डिजिटल गणना है और ऐतिहासिक जातिगत जनगणना है। प्री में सवाल यहाँ से बन सकता है। अगला ये और महत्वपूर्ण है प्री के लिए। संचालक क्या है, कौन संचालन करता है इसका, तो होम मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो मुख्यतः इसमें देखती है। उनके अधीन है एक रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, वो मेनली इस जनगणना को करवाते हैं और प्रत्येक 10 साल में भारत में जनगणना की जाती है। आखिरी 2011 में हुई थी, परंतु 2021 में फिर नहीं हुई कि कोविड आ गया था और उसको पोस्टपोन करते करते अब 2027 26 27 में फाइनली हो रही है। कानूनी प्रावधान का एक जनगणना अधिनियम है 1948 का, साथ साथ में जनगणना नियमावली 1990 की है। इसके तहत एक कानूनी लीगल स्ट्रक्चर इसको प्रदान किया गया है। देश की
16वीं है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। ये ध्यान रखिएगा। पहली जो की गई थी वो थी 1881 में डब्ल्यूसी पेलोडेन के द्वारा भारत में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपने सुना होगा ये कि पहले की गई थी 1872 के आसपास, परंतु वो रेगुलर नहीं थी, फिर 1881 से रेगुलर की जाने लगी थी। ठीक है, ये आपने हिस्ट्री में थोड़ा सा देखा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो तो अपने आप में प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, जब आप 27 में एग्जाम देंगे। परंतु अब जनगणना हो रही है तो उससे रिलेटेड जो बेसिक चीजें वो आपके बहुत काम की रहती है प्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्रिक्स जो है उसकी अध्यक्षता 2026 के लिए भारत के पास आ गई है। इससे पहले जो ब्रिक्स की अध्यक्षता थी वो ब्राजील के पास है, और ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स है उनके पास ऐसे रोटेट होते होते सदस्यता जाती रहती है। ठीक है, तो अब जो ब्रिक्स के सदस्य है अध्यक्षता है 2026 के लिए, उसमें 4 प्रमुख स्तंभ बनाए गए। समूह तंच समुत्थानशीलता यानी कि रेजिलियंस, नवाचार, सहयोग और पर्यावरणीय स्थिरता संधारण। मतलब इन 4 जो स्तंभ है, 4 पिलर्स के आधार पर जो देश है वो सहयोग करेंगे, और आने वाले 2026 में अगर बैठक होगी तो इन 4 पिलर्स के आधार पर मेनली क्या होगा, काम किया जाएगा। रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो भारत में ये होगा, ये पीसीएस काइंड ऑफ थिंग के 18वीं ब्रिक्स का सम्मेलन होगा। सबसे पहले जो हुआ था 2009 में आपके रशिया में हुआ था। इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता का भारत के लिए क्या महत्व होगा वो देखें। तो वैश्विक शासन में सुधार के लिए बात करता है भारत हमेशा। भारत ये बोलता है कि जो पश्चिम के जो प्रभुत्व है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये भारत तो ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जो पश्चिमी प्रभुत्व है उससे बचते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हम बदल नहीं रहे, उनके पैरेलल कुछ संस्था नहीं खड़ा कर रहे, परंतु कहीं ना कहीं उनमें सुधार करने का आह्वान भारत बार बार करता है इन डिफरेंट मंच के माध्यम से। अगला क्या है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का समर्थन। भारत ग्लोबल साउथ का नेता है, ये हम मानते हैं। भारत ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के साथ एक सेतु के रूप में काम करता है। ग्लोबल साउथ के जो देश है, देखिए मतलब इक्वेटर जो है उससे नीचे जनरली जो देश माने जाते हैं कि वो अल्पविकसित है या विकासशील देश है, तो ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी देश है जिनको विकसित देश माना जाता है, तो उनके बीच में कुछ सेतु के रूप में कार्य करता है, तो भारत करता है। क्योंकि भारत के दोनों के साथ संबंध अच्छे, ग्लोबल साउथ का लीडर है भारत, और पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के संबंध काफी अच्छे है ना। तो ये है कि अगर सेतु के रूप में काम कर रहा है तो भारत यहाँ से जो विकासशील देशों की जो समस्या है उनको एक तरह से वैश्विक मंच प्रदान करता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा, ये कैसे, ग्लोबल साउथ के लिए एक मतलब डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल चीजें अब सब हर जगह हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे होता है तो इनोवेशन के माध्यम से भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ाने का प्रयास करेगा ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। रणनीतिक स्वायत्ता और बहु संरेखण, ये क्या है, रणनीतिक स्वायत्ता ये है कि भारत के पश्चिम के नेतृत्व वाले समूह में भी है, चीन के नेतृत्व वाले समूह में भी, भारत क्वाड में भी, भारत एससीओ में भी, भारत ब्रिक्स में भी है। तो भारत की अपने आप में कहीं ना कहीं विभिन्न देशों के साथ संतुलन रखते हुए रणनीतिक स्वायत्ता को बताता है। ठीक है, तो इसका ये महत्व होगा 18वीं आपकी ब्रिक्स की जो समिट होगी वो भारत में। अभी जो हुई थी 17वीं ब्राजील में, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं शामिल हुए थे। उन्होंने बोला था कि ब्रिक्स जो है वो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करता है, और सॉरी, ब्रिक्स नहीं, वो जो शामिल नहीं हुए थे वो दूसरी समिट थी। हाँ, ब्रिक्स का नहीं था, है ना। ब्रिक्स तो वैसे भी उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों ही शामिल होंगे। तो पर ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि ब्रिक्स के जो देश है वो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो दृष्टि है, अब देखते हैं भारत में जब समिट होने वाली है। ऐसा बात किया जा रहा था कि 2026 में भारत में क्वाड जो है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी प्रमुखों की बैठक होगी। परंतु वर्तमान में जो वैश्विक हालात चल रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, भारत के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो अब वो बैठक हो पाती नहीं हो पाती देखा जाएगा। परंतु जब भारत में ये बैठक होगी तो उस टाइम पे अमेरिका का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग थोड़ी ना। अब ब्रिक्स के बारे में बेसिक बातें करें तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को लेकर, जैसी उभरती अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पे, ये उनको बोला ब्रिक, आप लोग ब्रिक है। फिर जो जी8 का एक सम्मेलन हो रहा था, जी8 आउटरीच शिखर सम्मेलन 2006 में, वहां पे ये सारे देश मिले, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना, यानी कि ब्रिक मिला और एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया।
फिर 2009 में इसका पहली बार डेडिकेटेड तरीके से सम्मेलन हुआ रूस में, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। तो उसके बाद इसको बोला जाने लगा ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। उद्देश्य इसका ये है कि वैश्विक प्रभुत्व वाली शासन व्यवस्था जो है उनमें सुधार करना और पश्चिमी डोमिनेंस को कम करना। ठीक है। अध्यक्षता सदस्यों के देशों के बीच में बारी बारी से रोटेट होती है। भारत अभी है, 2027 में कोई और देश होगा। आगे बात करते हैं। 3 स्तंभ जिन पे ये लोग विचार करते हैं और जिनके बारे में बात करते हैं ब्रिक्स में, वो पहला है राजनीति और सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, आर्थिक और वित्तीय बातों में बात करते हैं, और सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के बारे में मेनली बात करते हैं। 3 स्तंभ है सहयोग के ब्रिक्स के देशों के बीच में, है ना। और वैश्विक प्रभाव क्या है कि वैश्विक जनसंख्या, भारत और चीन जैसे देश है तो जनसंख्या तो काफी ज्यादा हो ही जाएगी। तो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5% जो है वो ब्रिक्स के देशों के पास है। वैश्विक घरेलू उत्पाद यानी कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 40% के आसपास ब्रिक्स के मेंबर्स के पास है। वैश्विक व्यापार का लगभग 26% जो है वो किसके पास है? ब्रिक्स के मेंबर्स के पास है। अब शुरुआत के जो सदस्य है वो तो ब्रिक्स हो गए 2010 तक, परंतु अब और मेंबर इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसको ब्रिक्स प्लस प्लस बोला जा रहा है। और वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब अमेरिकी राष्ट्रपति इसी वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि ब्रिक्स जो उसका विस्तार हो रहा है और देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। तो भारत में जब सम्मेलन होगा, उम्मीद है सवाल आने की तो रहेगी। भारत में अगर आपकी मेंस के एग्जाम से पहले या उसके आसपास इसमें सम्मेलन होता है तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि ब्रिक्स के बारे में सवाल आ सके, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। मसौदा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक। देखिए सरकार जो है मतलब एक ड्राफ्ट बिल लेके आई कीटनाशकों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए उसके लिए, और सरकार ने बोला पब्लिक से कि आप जाके उस पर कमेंट कीजिए कि आपको क्या सुझाव देने हैं। आप भी सुझाव दे सकते हो सरकार को ना। तो ये मसौदा विधेयक जो है इसका उद्देश्य है कि कीटनाशक अधिनियम जो है 1968 का और कीटनाशक नियम 1971 के, इनको चेंज करना, क्योंकि वो काफी पुराने हो चुके हैं और पुराने टाइम के है ना। और जो एक तरह से ढांचा है कीटनाशक को दिखने वाला, उसका आधुनिकीकरण करना। तो कुछ प्रावधान है इस एक्ट के, बिल के, उसको देख लेते हैं, है ना। फाइनली जब पारित होगा तब प्रावधान आप मेनली याद रखें, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट है, हो सकता है कुछ चेंजेस इसमें हो जाए, है ना। तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एक बनाया जाएगा, एक बहुक्षेत्रीय निकाय होगा जो सरकार को कीटनाशक के क्षेत्र में सुरक्षा मानक कैसे स्थापित करने हैं, निपटान मानदंड और आधिकारिक अनुसूची में नए अणुओं को शामिल करना है नहीं करना, उसको लेकर प्रयास, मतलब एक बोर्ड बनाया जाएगा जो डेडिकेटली क्षेत्र के लिए काम करेगा। पंजीकरण एक समिति होगी, यह समिति तकनीकी समिति के रूप में काम करेगी और पंजीकरण प्रमाण पत्र देगी जो भी कीटनाशक होंगे उनको, और अनिवार्य रूप से डिजिटल मोड में देगी। आवेदनों, अगर मुझे पंजीकरण कराना है किसी कीटनाशक का तो मैं इस समिति के पास भेजूंगा और डिजिटल मोड में अनिवार्य रूप से इसको काम करना होगा और जांच करेगी मेरे पंजीकरण की और फिर मुझे प्रमाण पत्र देगी। डिजिटल पारदर्शिता क्या है? जो कीटनाशक जितने भी है उनका एक राष्ट्रीय रजिस्टर होगा, उनका कितना उत्पादन हो रहा है, कितना स्टॉक है, कितनी बिक्री हो रही है, सबका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, ट्रैकिंग की जा सकेगी। इससे ये होगा कि जो कीटनाशक है उनकी जो एक तरह से नकली आ जाते हैं मार्केट में, वो खत्म हो जाए। ठीक है। डीम्ड पंजीकरण, डीम्ड पंजीकरण ये बोला कि नौकरशाही की वजह से विलंब न हो। अगर किसी ने एक तरह से ये बोला कि आपका जो आवेदन है वो पूर्ण है, सब कुछ क्राइटेरिया पूरा करता है, और अगर समिति 18 महीनों तक उस अधिनियम नहीं सॉरी उस अगर आवेदन को नहीं मंजूरी प्रदान करती है तो 18 महीनों बाद माना जाएगा कि वो आवेदन जो है उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई, यानी कि डीम्ड पंजीकरण हो गया। जगह पंजीकरण के लिए सिंपल से बात करते हैं कि जेनरिक कीटनाशक के लिए अगर कोई आवेदन करता है पूर्ण रूप से जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और समिति अगर 18 महीनों के अंतर्गत निर्णय नहीं लेती है उस पर, तो क्या होगा? उसमें माना जाएगा कि वो जो आवेदन है वो पंजीकृत हो चुका है, समिति है ना, समिति का मतलब उसको ग्रांटेड मान लिया जाएगा। और क्या है? और है निगरानी और सुरक्षा। निगरानी और सुरक्षा कैसे? कि जैसे अगर कीटनाशकों की वजह से कोई टॉक्सिसिटी फैलती है तो उसकी घटनाओं की रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए, एनालिसिस करने के लिए परिभाषित फ्रेमवर्क होगा। साथ ही ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए, उन सब की भी एक समर्पित योजना इसमें बनाई जाएगी। ठीक है। अगला है कीटनाशकों की गुणवत्ता। जो प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं होंगी उनमें अनिवार्य एक्रीडिएशन यानी कि प्रत्यायन की बात की गई है।
बोला कि जहाँ पे कीटनाशकों का परीक्षण किया जाता है, वहाँ पर ये है कि अनिवार्य रूप से उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा और इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण ही कीटनाशक मिले। क्योंकि देखिए, अगर खराब क्वालिटी का और फर्जी अगर कीटनाशक चलेगा, तो हो सकता है कि किसानों के खेत होते हैं, उनमें और बीमारियाँ फैल सकती है ना? तो ज़रूरी है कि उनको गुणवत्तापूर्ण ही मिले। श्रमिक कल्याण की बात कैसे इसमें की गई है कि विषाक्त कीटनाशक को सँभालने वाले, जो अगर कोई मान लीजिए कोई टॉक्सिक कीटनाशक हो गया, विषाक्त हो गया, जो सँभालने वाले श्रमिक होंगे, उनको टाइम टाइम पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्य करने की स्थिति के बारे में मानक निर्धारित किए जाएंगे, यानी कि एसओपी। अगर कोई कीटनाशक जो है, उसकी वजह से कोई विषाक्तता फैलती है, तो कैसे उस सिचुएशन में काम करना है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या है, मानक निर्धारित किए जाएंगे और उन श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ताकि जो है आजीविका जन्य स्वास्थ्य क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण कमी को दूर, मतलब ये ना हो कि श्रमिक जो है, जो काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में कीटनाशक वाली, अगर वहाँ पे कोई विषाक्तता फैलती है, तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो जाए। तो इसलिए उन्हें प्रशिक्षण देना है, साथ-साथ में उनको एक एसओपी बना के देना है कि ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है, ठीक है? अब भारत में कीटनाशकों के बारे में कुछ बेसिक डाटा है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कीटनाशक क्या हो गए? तो कीड़ों को मारने के लिए, रोकने के लिए, उनकी संख्या को कम करने के लिए या फिर उनको दूर भगाने के लिए काम होता है। जैसे कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते ही हैं, है ना? तो वो भी एक तरह से कीटनाशक है, आप कीड़ों को भगा रहे हैं बाहर, है ना? तो मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से कीटनाशक होते हैं, कवकनाशी, फंगिसाइड्स होते हैं, खरपतनाश वारनाशी होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, जैव कीटनाशी होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, इत्यादि। ये सब के सब कीटनाशियों में आते हैं, ठीक है? अब 2023 तक भारत में अगर आंकड़ों की बात करी जाए, तो खरपतवार नाशक, यानी कि खेत में अगर आपने देखा होगा, तो अगर फसल उग रही है तो उसके साथ में छोटी-छोटी, छोटी-छोटी सी खरपतवार उग जाती है। तो खरपतवार को नष्ट करने की लिए भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खरपतवारनाशी खरीदी है। मतलब ये जो है कीटनाशी हो गया, कवकनाशी हो गया, खरपतवारनाशी हो गया और बायोपेस्टिसाइड्स हो गया। इन सब में से अगर भारत में सबसे ज़्यादा कुछ यूज़ किया जा रहा है, तो खरपतवारनाशी यूज़ किया जा रहा है, जो कि खेतों में आता है। क्योंकि खरपतवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो रही है उनकी धीरे-धीरे, है ना? खेतों में। आप कभी खेतों में जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाए। तो खरपतवारनाशी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, 44% लगभग हिस्सा है उसका। अगला बात करें, 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में अगर कीटनाशकों की खपत की बात करें, तो ये है कि 0.5, मतलब लगभग 30 आधा किलो, है ना? आधा किग्रा 1.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर भारत में क्या है, कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं। जबकि कुछ देशों में तो देखा गया है कि 27 किग्रा, किग्रा मतलब एक तरह से केजी हो गया, 27 केजी पर हेक्टेयर। तो भारत में अभी तो कीटनाशक काफ़ी कम मात्रा में उपयोग किए जा रहे हैं, परंतु रीजनल इम्बैलेंसेस है इसमें। कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हैं, कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पे कम उपयोग किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खपत करने वाले राज्य में महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब और तेलंगाना है। महाराष्ट्र को ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो वो हो गया हमारा टॉपिक हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वनीकरण के लिए प्रतिपूरक वनीकरण लागू नहीं होगा। अब ये क्या है, पूरा डिटेल में आगे समझेंगे थोड़ा-सा। मतलब ये है कि अगर आप वनीकरण की कोई भूमि है, अगर आपने इसको लिया है और तो आपको इस प्रकार की भूमि कहीं और विकसित करनी पड़ेंगी, उस प्रकार के पेड़-पौधे और विकसित करने पड़े। तो अगर आपने कोई वन की भूमि ली है, तो प्रतिपूरक वनीकरण आपको करना पड़ेगा। तो कुछ क्षेत्रों में भारत ने ये बोला अभी, केंद्र सरकार ने, कि पट्टे पर दी गई वन भूमि पर निजी वनीकरण कार्यों के नियमों में राहत। मतलब अगर कोई वन भूमि है जिसको पट्टे पे दिया गया, तो निजी वनीकरण के नियमों में कुछ छूट प्रदान की गई है, ऐसा इसमें निकल कर आया। अब जो ये प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है, वो तो कैंपा एक्ट है 2016 का, परंतु बदलाव जो है क्या किया सरकार ने कि वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम जो है 1980 का, पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम इसको बोला जाता था, उसके तहत दिशा निर्देशों में संशोधन करके इसको लागू किया है। आगे समझते क्या है, सवाल कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, है ना? मतलब ये है, अब प्रमुख संशोधन क्या हुआ है उसको देखते हैं कि या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, जिससे नवीनीकरण और वृक्षारोपण शामिल है, को वानिकी गतिविधि के रूप में मानने की अनुमति दी गई। मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अगर सहायता प्राप्त प्राकृतिक रूप से पुनरुत्थान, जिससे वनीकरण, अगर किसी क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वानिकी गतिविधि।
ना कि प्रतिपूरक वनीकरण उसको बोले। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों पर प्रतिपूरक वनीकरण की अनिवार्यता और निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान लागू नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में माना जाएगा, ना कि प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में। आगे समझ में आ जाएगा पूरा, आपको पेशेंस के साथ देखते रहिए। प्रतिपूरक वनीकरण वास्तव में क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। इसका अर्थ है कि गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग के बदले में किया गया वनीकरण। अगर कोई वन भूमि थी, आप इसका उपयोग गैर वन उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, तो आपको किसी और जगह पे सेम भूमि डेवलप करनी होगी। यह भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए भूमि के बदले भूमि तथा वृक्ष के बदले वृक्ष के नियम को अनिवार्य बनाता है और गैर वन भूमि को संपन्न करता है। अब ये जो है जहां पे वन नहीं है, गैर वन भूमि है, तो इसकी फिर जिम्मेदारी होगी, अगर किसी ने वन भूमि को उपयोग, अब जैसे मान लीजिए कोई परियोजना है, वो वन क्षेत्र से जानी है। अब वन क्षेत्र से जा रही, तो उसमें अगर आपने वन भूमि को गैर वन भूमि के लिए उपयोग कर लिया, तो फिर वहां पर ये होगा कि आपको कोई उस प्रकार की ही उतनी ही लैंड किसी और एरिया में डेवलप करनी होगी, उसको लैंड के बदले लेंगे। साथ साथ में अगर कोई वहां वृक्षारोपण था, तो वृक्षारोपण आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इसमें जो टर्म आई थी, निवल वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनीकरण, तो प्रतिपूरक वनीकरण देख लिया। अब निवल वर्तमान मूल्य देखते हैं क्या है। देखिए, अब आपने जो वन भूमि थी उसमें उसके कुछ मूल्य होंगे। वहां पर जो अगर पेड़ पौधे होंगे तो कार्बन प्रच्छादन यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जल का पुनर्भरण होती होगी उस भूमि में, जैव विविधता होगी। तो अगर इन सबको नुकसान हो रहा है तो इसकी भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान की भरपाई उसको बोलते हैं निवल वर्तमान मूल्य, ऐसा आपको देना पड़ेगा, है ना। अब जो ये प्रतिपूरक वनीकरण है और निवल वर्तमान मूल्य है से एकत्र की गई धनराशि जो होती है को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण जो होता है में जमा करा दिया जाता है। और कैंपा, इसको कैंपा बोलते हैं। अगर आप इसको हटाएंगे राज्य को, तो यहां से समझ में आएगा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा। ठीक है। कैंपा को प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था और यूपीएससी ने सवाल भी पूछ लिया था उसके बाद ये ना, इससे राज्य सरकार ऐसे वृक्षारोपण के उपयोग और राजस्व साझा करने के लिए एक रुपया तैयार कर सकती है। ये कोई काम का नहीं। समझ में आया? आपको दो टर्म यहां से ध्यान रखनी है पर्यावरण के लिहाज से, बाकी इतना ये न्यूज आपको काम में नहीं आने वाला। क्या याद रखना है? एक, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया। निवल वर्तमान मूल्य क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और कैंपा कोष क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और कुछ है कि हाँ, वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो एक्ट है वन संरक्षण और संशोधन अधिनियम 2023 ने वन संरक्षण अधिनियम 1980, पहले इसका नाम ये था, फिर चेंज करके ये कर दिया। और कुछ प्रमुख संशोधन उस एक्ट में किए गए, तो वो देखते हैं क्या है। लागू होना, मतलब कहां कहां ये एक्ट लागू होगा, वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980, तो उसमें बोला कि उस भूमि तक ये लागू होगा जो कि भारत वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत घोषित की गई कि वन भूमि है, या फिर अधिसूचित किया गया है कि भाई ये प्रकार की वन भूमि, वहीं आप वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम लागू करेंगे, सब जगह लागू नहीं करेंगे। अगला, रणनीतिक छूट। छूट ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा की जो परियोजना है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, यहां से 100 किलोमीटर तक जो दायरा है, वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की परियोजनाएं चलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा हमें, कभी हमारा युद्ध हो जाए किसी के साथ तो वहां पे सड़क बनानी पड़ेगी, और भी निर्माण अवसंरचना की गतिविधियां करनी पड़ेगी। तो अब ऐसी परियोजना डिले ना हो, तो ये बोला गया कि इनको 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां पे पर्यावरण मंजूरी से छूट प्रदान की जाएगी, पर्यावरण मंजूरी नहीं ली जाएगी। ठीक है। अनुमत गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो अनुमत होगी वन क्षेत्र में? इको टूरिज्म आप कर सकते हो, है ना, चिड़ियाघर बना सकते हो। सिल्वीकल्चरल यानी कि वनवर्धन कार्य कर सकते हो। वानिकी गतिविधियों को के रूप में पुनर्वर्गीकरण करता है, इससे उन्हें कुछ गैर वन उपयोग प्रतिबंधों से छूट मिलती है। मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां आप इन क्षेत्रों में कर सकते हो, वन क्षेत्रों में, जिससे कि वन क्षेत्र को और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है। तो ये आई गेस हमारी मेन न्यूज हो गई है सारी की सारी कंप्लीट। जितना मैंने आपको बताया उतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के माध्यम से। अब क्या है बायोमटेरियल्स? क्या होते हैं बायोमटेरियल्स? देखिए, बायोमटेरियल्स यानी कि जैव पदार्थ पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के लिए संधारणीय विकल्प प्रदान करते हैं। मतलब एक तरह से जैव पदार्थ है जो कि पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित उत्पाद होते हैं
उनका एक वैकल्पिक स्रोत इनको बोल सकते हैं। तो क्या है ये? बायोमटेरियल्स वे पदार्थ है, बायोमटेरियल्स देखें अगर आप देख रहे हैं तो जैविक है, तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जैविक स्रोत जो होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, या फिर जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से इनको बनाया जाता है। अनुप्रयोग क्या किया जा सकते हैं इनके? बायो इंजीनियरिंग में, यानी कि जैव चिकित्सा में उपयोग हो सकता है, पैकेजिंग में हो सकता है, कृषि में हो सकता है, स्वास्थ्य देखभाल सेवा में हो सकता है, वस्त्र उद्योग में हो सकता है और आदि में हो सकता है, यानी कि सब में हो सकता है बायो मटेरियल्स का उपयोग। आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण दिया गया है। एक है ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स। तो ये ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स जो होते हैं ये रासायनिक रूप से पेट्रोलियम आधारित पदार्थों के समान ही होते हैं, और इससे इन्हें वर्तमान विनिर्माण प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है। मतलब रासायनिक रूप से ये पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, आधारित पदार्थ होते हैं, उनके बराबर ही है। तो जो वर्तमान में जो प्रक्रिया है, प्रणालियां है, उसमें इनको उपयोग किया जा सकता है सीधे, है ना। जैसे कि बायो पीईटी, ड्रॉप आउट बायोमटेरियल्स, ये क्या है? ये रासायनिक रूप से पारंपरिक जो पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनसे भिन्न होते हैं। इनके लिए आधुनिक प्रोसेसिंग या फिर निपटान प्रणालियों की आवश्यकता होती है। मतलब इनको डायरेक्टली उपयोग नहीं करता ना, इनको कहीं ना कहीं प्रोसेस करके उपयोग किया जाना चाहिए, किया जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीलैक्टिक एसिड, पीएलए, नोवेल बायोमटेरियल्स, ये क्या है? ये ऐसी अद्वितीय विशेषताओं वाले प्रदान करते हैं, प्र- प्रदान करते हैं जो पारंपरिक पदार्थों में नहीं पाई जाती। यानी कि नोबेल मतलब एक तरह से मान लीजिए ऐसी विशेषता उनमें होती है जो कि पारंपरिक पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जिनमें नहीं होती है, तो इनमें होती है उस प्रकार की। इनमें स्वयं मरम्मत यानी कि सेल्फ हीलिंग करने की क्षमता और बायोएक्टिव इम्प्लांट्स शामिल है। मतलब इस प्रकार की चीजें होती है, इस बायोमटेरियल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि वर्तमान में जो पारंपरिक उत्पाद है पेट्रोलियम के उनमें नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो सकते हैं, उनसे एडवांस उनमें गुण होते हैं और पारंपरिक से ज्यादा अच्छी विशेषता उनमें पाई जाती है। और कुछ जैसे सेल्फ हीलिंग और क्या है आपके बायो इम्प्लांट्स, बायोएक्टिव इम्प्लांट्स, एक इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है टॉपिक? सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान जारी किए गए। तो एनएसए जो हमारा संगठन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने 2026 25-26 के लिए जीडीपी के प्रथम अग्रिम अनुमान जो है वो जारी किया भारत में। तो वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी बोला कितना, बताया उसने कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में 7.4 की समृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है, और 2024-25 के दौरान यानी कि पिछले वर्ष यह 6.5 थी। कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर कीमतों पर हमारी जीडीपी कितनी हो सकती है, तो बोला कि वास्तविक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 201 लाख करोड़ के आसपास ऐसी ही हो सकती है हमारी। मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी कितना है, इस आधार वर्ष पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8% की संवृद्धि दर प्राप्त करने का अनुमान है। यानी कि रियल जीडीपी जिसमें क्या होता है, बेस ईयर आपका होता है फिक्स, जो कि वर्तमान में 11-12 हम लोग माने गए हैं, और मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट प्राइजेस पे देखी जाती है, वो ये बोला कि वो 8% के हिसाब से बढ़ सकती है, और जो रियल जीडीपी है वो 7.4% के हिसाब से बढ़ सकती है। कांस्टेंट प्राइसेस पे जो जीडीपी है वो 201 लाख करोड़ के आसपास है, और करंट प्राइसेस पे अगर बात करें तो 357 लाख करोड़ के आसपास है, हो सकती है 2025-26 के ईयर में। अब इसमें कुछ एक आंकड़ा दिया हुआ है कि हमारी जीडीपी में जीवीए जो होता है उसका क्षेत्रवार वर्गण क्या है, वर्गीकरण क्या है। तो ये सारे जो क्षेत्र है एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से कितने कितनी भूमिका निभाते हैं हमारे जीडीपी में। सबसे अधिक अगर बात करें तो दो तीन ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं 24% का भाग देती है, कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यिकी 17%, और व्यापार, होटल यानी कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है वो भी 17% के आसपास। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, आता है ऐसे सीक्वेंस में जमाने के लिए, है ना। अगला बात करते हैं ट्राई के बारे में, आई गेस ये, हाँ। तो वित्तीय वर्ष 2025 में ट्राई द्वारा लगाए गए 90% 97% जुर्माने जो है वो वसूल नहीं, मतलब जुर्माने तो लगा दिए पर वो वसूल नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ट्राई केवल स्पैम और सेवाओं की गुणवत्ता जैसे विशिष्ट नियमों के उल्लंघन पर ही जुर्माना लगा सकता है। इसके बावजूद ये जुर्माने अक्सर बकाया रह जाते हैं, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो इन जुर्मानों का भुगतान नहीं करते, या फिर जो होते हैं अपीलीय प्राधिकरण उसमें चले जाते हैं। तो अपीलीय प्राधिकरण में चले गए तो वहां पे फिर क्या होता है, सुनवाई सुनवाई चलती रहती है, और एक तरह से वो पैसे जमा नहीं करते, जुर्माना जमा नहीं। तो ट्राई के बारे में हजारों बार हम लोग
पढ़ चुके हैं कि ट्राई एक वैधानिक संगठन है जिसको कि 1997 में एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। इसका काम क्या है? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि टेलीकॉम से संबंधित रेगुलेशन को देखने के लिए, भारत में टेलीकॉम क्षेत्र को विनियमित करने के लिए, डेटा सेवाओं, करियर सेवाओं, एक्सेस सेवाओं और एकीकृत लाइसेंसिंग दूर संचार प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को देखती है। सारा का सारा दूर संचार क्षेत्र में ग्राहकों और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, कोई शिकायत आ रही है तो उसका निपटान करना, ये ट्राई का काम। और 1997 में एक्ट के माध्यम से बनाया गया, तो वैधानिक निकाय है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है ना। अब क्या है अगला? बायोबिटुमेन क्या है? बायोबिटुमेन तो भारत सड़क निर्माण हेतु बायोबिटुमेन की व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। ये तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बायोबिटुमेन का उपयोग करके हम सड़क बना रहे हैं, तो ऐसा हम लोग व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाले पहले देश हो गए। तो बायोबिटुमेन क्या है? देखिए, एक वैकल्पिक रूप है बिटुमिन का, जिसे कि ऑर्गेनिक तत्वों के साथ तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि अपशिष्ट उपयोग कर सकते हैं, लिग्निन, बायोचार और बायो ऑयल इत्यादि को मिलाकर बिटुमिन के साथ अगर किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे बायो बिटुमिन। बिटुमिन क्या है? अब बिटुमिन वास्तव में क्या है जिससे ये बायो बिटुमिन बन रहा है? तो कच्चे तेल का जो डिस्टिलेशन होता है, उत्पन्न होने वाला एक काला काला पदार्थ होता है। आप फोटो देखेंगे गूगल करके तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है ये अपने चिपचिपे वाले गुणों यानी कि एडेसिव प्रॉपर्टी के लिए जाना था। अब ये चिपचिपा है मान लीजिए, तो सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें क्या किया कि कुछ ऐसी चीजें डाली गई कि बायो हो गया, जैविक रूप से हो गया। ठीक है, मुख्य लाभ क्या है? अब अगर हम इसका डायरेक्ट देखिए, अगर आपने डामर का नाम सुना होगा ना, तो उस काइंड ऑफ ही पदार्थ है ना। तो कच्चे तेल का आयात कम हो सकता है क्योंकि अब बायो बिटुमेन है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें और चीजें मिलाकर बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की वजह से जो हम बायो बिटुमेन तैयार करते थे कच्चे तेल से, वो हम कम उपयोग करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑयल का इंपोर्ट कम हो सकता है। पराली जलाने की समस्या दूर हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि अपशिष्ट जो है इसमें काम आ सकते हैं। जैव अर्थव्यवस्था, जिस बायो इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसका उपयोग बिटुमेन के पूरक के रूप में किया जा सकता है या बाइंडर मिश्रण में बिटुमेन की कम मात्रा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सड़कों को पक्का करने में इसका अनुप्रयोग हो सकता है या फिर वाटर प्रूफिंग के लिए काम लग सकता है। अगर आपके घर की छत टपक रही है तो वहां पे आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीजीएस प्रताप, समुद्र प्रताप। तो क्या है आईसीजीएस समुद्र प्रताप? आपसे ये पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि शिप, जिसको गोवा में समुद्री बेड़े में शामिल किया गया। तो आईसीजीएस प्रताप के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और जा रहे 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से पहला है। 60% से अधिक इसमें स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया गया है और भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके बेड़े का अब तक का सबसे बड़ा पोत है ये, यानी कि शिप है। इसकी लंबाई कितनी है तो छोड़ दीजिए, लंबाई लगभग 114.5 मीटर है और वाटर डिस्प्लेसमेंट इसका जो है लगभग 4170 टन कर सकता है। निम्नलिखित आधुनिक उपकरणों से युक्त है कि उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणाली इसमें लगी हुई है, प्रदूषण नियंत्रण कार्रवाई हेतु समर्पित नौकाएं इसमें रखी हुई है, ऑन बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला इसमें है। तो मेन फैक्ट आपको ये याद रखना, पीसीएस में आपको पूछा जाए या फिर यूपीएससी में, मेन ये है। और एक ज्यादा ये कि गोवा शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 2020 की उस अधिसूचना को वापस लेने की सिफारिश करी है जिससे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील यानी कि इको सेंसिटिव जोन को कम कर दिया गया था। साथ ही समिति ने ये बोला, मतलब समिति ने ये बोला कि 2020 में आपने बोला था कि बनेरघट्टा के आसपास जो इको सेंसिटिव जोन है उसको कम कर दिया जाए, तो हम बोल रहे हैं कि अब उसको वापस ले लो उस अधिसूचना को, है ना। सारी समिति ने बोला कि 2016 की मसौदा अधिसूचना को प्रस्तावित विस्तृत SESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन में बहाल किया जाए। मतलब इको सेंसिटिव जोन क्या है 2020 में कम कर दिया गया, तो बोल रहे हैं कि वापस से बढ़ा दो भाई, 2016 में जितना था उतना। तो इको सेंसिटिव जोन वास्तव में क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, वे क्षेत्र हैं जहां जिन्हें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है द्वारा संरक्षित क्षेत्र हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों, मतलब मान लीजिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य है तो इसके चारों ओर एक इको सेंसिटिव जोन रहेगा। उसको अधिसूचित किसके द्वारा किया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो उसके द्वारा, है ना।
इसका उद्देश्य क्या है? संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करना। मतलब जैसे अगर ये टाइगर रिजर्व है, ये तो अब इंपॉर्टेंट हो ही गया पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। अब इसके आसपास की जो गतिविधियां हैं इसको विनियमित करो ताकि इस पे डायरेक्टली प्रभाव नहीं आए, ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बनेरघट्टा कहां पे? मेन बात ये ध्यान रखिएगा, बनेरघट्टा आपके बेंगलुरु या कर्नाटक में है। 4 रेंजेस है, मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें शामिल है। अनेकल, बनेरघट्टा, हरोल, ये तो बड़ा सा नाम है, हरो लल्ला, हरो लल्ला हल्ली, ठीक है, कोडी हल्दी वन्य जीव क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, प्राप्त प्राप्त मुख्य वनस्पति कौन कौन सी वनस्पति होते हैं? मैत्री बांस होता है और कुछ जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि तेंदुआ, हाथी, स्लोथ बियर इत्यादि, है ना। मेन आपको ये ध्यान रखना है, मेज द कॉलम में ही आ सकता है। बाकी ये 4 चीज नाम याद रखती है थोड़े थोड़े, है ना। हल्ली हल्ली से तो आप याद रखते हैं, बनेरघट्टा है ही से और अनेकल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय। तो खान सुरक्षा महानिदेशालय जो है उसको अपना 125वां स्थापना दिवस उसने हाल ही में मनाया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 में की गई थी। उस टाइम पे इसका नाम था खान निरीक्षण ब्यूरो के रूप में, और 1967 67 में इसका नाम चेंज करके खान सुरक्षा महानिदेशालय कर दिया गया था। वर्तमान में जो केंद्रीय रोजगार और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, कार्य क्या है इसका कि जो खदानें होगी, कोयला, धात्विक, गैर तेल खदानों में कामगार जो कार्य करते हैं उनसे प्रकृति से जुड़ी उनकी क्या सुरक्षा को देखना, उनके स्वास्थ्य को देखना, उनके कल्याण संबंधित विषयों का ऑब्जर्वर कौन है? खान सुरक्षा माने, सुरक्षा नाम है ना, यानी कि खानों में सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। मुख्यालय कहाँ है? धनबाद झारखंड में स्थित है और इसका नेतृत्व खान सुरक्षा महानिदेशक जो है एक डीजी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या है? खदानों का निरीक्षण करना, दुर्घटनाएं होती उनको कम करना, और अगर दुर्घटना हो गई, खतरनाक घटनाएं हो गई तो उनकी जांच करना, वैधानिक अनुमति खनन कार्यों के लिए देना, छूट और रियायतें इत्यादि प्रदान करना खान सुरक्षा महानिदेशालय का काम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 125वीं जयंती इनकी थी, जयंती तो इनको नहीं बोलेंगे, स्थापना दिवस था। अब सिल्वर के बारे में एक बात आई है, तो हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो है ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को फिनिश सिल्वर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चांदी के प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ानी होगी और आयात के स्रोतों में भारत को विविधीकरण करना होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये है कि 2000 अभी आपने तो अगर सुना होगा तो चांदी की रेट काफी ज्यादा बढ़ रही है ना। तो वर्ष 2024 में विश्व में अगर कुल चांदी के व्यापार में लगभग 21.4% जो आयात किसके द्वारा किया गया है वो भारत के द्वारा किया, तो भारत सबसे बड़ा आयातक एक्चुअल में हो गया है फिनिश सिल्वर का। एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा आप, कभी आए यूपीएससी में, कि भारत फिनिश सिल्वर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही बात है, ठीक है। चांदी के बारे में बात करें, बेसिक तो क्या है? नमक है, चमकदार होती है, मतलब नरम होती है, आपने देखी होगी, चमकदार होती है, चमकती तो है ही सही। प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? देखिए इसमें उच्चतम विद्युत और तापीय चालकता होती है, जो इसे इलेक्ट्रिकल उद्योग जो है उनमें उपयोग किया जाता है, सर्किट बोर्ड में, कनेक्टर में, बैटरी, ऑटोमेटिव सिस्टम। अभी तो आपने देखा होगा कि चांदी के आभूषण ही बनते हैं, परंतु वर्तमान में जो ईवी के इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण बन रहे हैं उसमें भी चांदी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये विद्युत का अच्छा चालक है, साथ साथ में तापी चालकता भी इसकी काफी अच्छी होती है ना। चांदी के जीवाणुरोधी यानी कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, इसके कारण इसका उपयोग जो है वो घाव की ड्रेसिंग, चिकित्सा उपकरणों की कोटिंग, कैथेरेट, सर्जिकल उपकरण, जल शोधन प्रणालियों और औषधि प्रौद्योगिकों में भी इसका किया जा रहा है। मतलब इसके बहुत डाइवर्सिफाई उपयोग है, इसीलिए तो भारत में की जा रहा है, अब डिमांड बढ़ रही है इसकी। तो ये संगठन भी बोल रहा है कि भारत को प्रोसेसिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो तो खराब होंगे, तो वहां से चांदी को निकालना चाहिए, प्रोसेसिंग पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ देशों से अगर आप आयात कर रहे हो तो और देशों से आयात करना शुरू करो, डाइवर्सिफाई करो उसको ना। प्राकृतिक रूप से उपलब्धता की बात करें तो अर्जेंटाइट और एक ये हॉर्न सिल्वर जो है, इसका एक तरह से क्या होता है, आपका अयस्क होता है, वहां से ही मिलता है। अब हमारा एक आज सुर्खियों में रहा स्थल है जिसका नाम है लिंगटेंस्टीन, जिसकी राजधानी है वाजूद। क्यों न्यूज में आया है कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के मध्य
व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता के क्रियान्वयन में तेजी के लिए इस देश का दौरा किया, लिंकटेस्टिन का, ठीक है। तो व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता क्या है? विकसित देशों के एक समूह यानी कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का पहला मुख्य व्यापार समझौता है। अब इसके सदस्य कौन-कौन है? भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य कौन-कौन है? देखिए ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप समझो कि भारत यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ यानी कि यूरोप के सारे देश शामिल हो सकते हैं। परंतु इसमें है आइसलैंड, लिंकटेस्टिन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये 4 देश है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, यहाँ से सवाल ज़रूर बनेगा आपका ना। इस समझौते का उद्देश्य क्या है जो भारत कर रहा है? अगले 15 वर्षों में भारत में $100 अरब के निवेश को लाना और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर जनरेट करना। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करी जाए तो देखिए लिंकटेस्टिन लिंकटेस्टिन यूरोप का एकमात्र दोहरा भू-आबद्ध देश है, यानी कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगेन। जिसको मैं बहुत हाइलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। डबल लैंडलॉक्ड है। ये जो लैंडलॉक्ड है ही सही, फिर जिन देशों से ये घिरा हुआ है वो खुद भी लैंडलॉक्ड है, यानी कि सीधे समुद्र में नहीं खुलते हैं। इसका अर्थ है कि लिंकटेस्टिन चारों तरफ से ऐसे राष्ट्रों से घिरा हुआ है जो कि स्वयं ही एक तरह से भू-आबद्ध लैंडलॉक्ड है। तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना? सीमावर्ती, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है ये, है ना? सीमावर्ती देश उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रिया है इसके, ठीक है? दक्षिण पश्चिम में स्विट्जरलैंड है। भौगोलिक विशेषताएं अगर इसकी बात करें तो पर्वतमाला आल्प्स पर्वतमाला जो कि यूरोप में है, वहां पर ये स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु है ग्राउ स्पिरिट्स स्पिरिट्स, ठीक है। प्रमुख नदियां राइन नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है, यहाँ से बहती है, और समीना नदी, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करने के बोले हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। एक तो ये इस समझौते के कौन-कौन से सदस्य देश है, अगला डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, और ये यूरोप का मेंबर नहीं है। ये चीज आपको मेनली ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके। तो आज की आपकी जितनी भी मेन न्यूज़ थी और शॉर्ट न्यूज़ थी उनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करी है। उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा, और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।